नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के भूगोल के बारे में। उत्तराखंड की भौतिक संरचना, भौगोलिक विभाजन के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मुख्यतः हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक होंगे तो देखिए, उत्तराखंड का क्षेत्रफल और उससे जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार, इस टॉपिक को कवर करेंगे। उत्तराखंड की सीमाओं को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न बनते रहे हैं। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले दूसरे राज्यों से सीमा बनाते हैं, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बनाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। इसके अलावा जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, जहां पे हम मध्य हिमालय, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा आप जानते हैं, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और एग्जाम को करने के लिए आपको अपना रिवीजन यहाँ पे करना होगा। तो आप बिल्कुल रिवीजन के तौर पर इस सीरीज को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से होगा। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आगे भी एग्जाम तक इसी प्रकार के जो सीरीज़ हैं टॉपिक वाइज, इनको ला सकें और अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल और कुछ सामान्य जानकारी है इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको जानना है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर आपको सीधा याद होना चाहिए, ये पेपर में पूछा गया है। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं इसकी बात करें कि उत्तराखंड का पूरा क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है आपका 1.69%। क्रम की बात करें तो उत्तराखंड भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें उत्तराखंड के क्षेत्रफल को लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल को दो भागों में बांट दें, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड का 86.07% ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। इसीलिए उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। ठीक है, इसके अलावा मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 13.93 कर देना, 13.93% उत्तराखंड क्या है? मैदानी भाग है। ठीक है, और अगर आपको मैदानी जिलों के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मैदानी जिला है, तो मैदानी जिले केवल दो को ही यहाँ पे बोला जाता है। एक है आपका उधम सिंह नगर और एक है आपका हरिद्वार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल और कुमाऊं का कितना योगदान है। आप जानते हैं जो गढ़वाल मंडल है ये कुमाऊं से बड़ा है, लेकिन प्रतिशत में अगर आपको पूछ लिया जाए कितना किसका हिस्सा है, तो गढ़वाल के पास लगभग 60% है और 40% जो क्षेत्रफल है वो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें। इसके अलावा सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला यह है आपका चमोली। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं तो उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो 8,016 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये दूसरे नंबर पर है, चमोली पहले नंबर पर है। ठीक है, सबसे छोटे जिले की बात करें तो ये आपका चंपावत है, 1766 वर्ग किलोमीटर चंपावत का क्षेत्रफल है। ठीक है, आकार की अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड का जो आकार है ये आपके आयताकार में है। ठीक है, आपको सीधा प्रश्न बनेगा उत्तराखंड का आकार कैसा है, ये पूछेगा आपको त्रिभुजाकार है, आयताकार है, किस प्रकार का है, तो ये आपके आयताकार में है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की अगर मैं बात करूं उत्तराखंड कितना फैला हुआ है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो उत्तराखंड का एरिया है ये आपका 358 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से लेके दक्षिण तक की बात करें तो ये आपका 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, पूर्व से पश्चिम तक 358, उत्तर से दक्षिण तक 320। ठीक, तो ये हमारा पहला टॉपिक जो हमने करा उत्तराखंड के क्षेत्रफल और उससे जुड़ी हुई जो सामान्य जानकारी थी कि क्या इसका आकार है, कौन सा बड़ा जिला है, क्या है, सारी बातों को हमने यहाँ पे जाना। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है हमारा उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार। देखिए, उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में जानने से पहले हमको थोड़ा बहुत अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना होगा। तो थोड़ा सा ये टॉपिक है, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, जैसे ये एक ग्लोब है, ग्लोब में आपको पता है जो ग्लोब को दो हिस्सों में बांट दे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ग्लोब में जो बांटती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर जो आपका एरिया है वो आपका क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, जो नीचे है वो दक्षिणी गोलार्ध है।
भूमध्य रेखा के समांतर कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हीं रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो भारत उत्तर में आता है, तो भारत में कौन सी रेखा आएगी? उत्तरी अक्षांश रेखा आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें उत्तरी अक्षांश पढ़ना है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जैसे ये ग्लोब है, इधर आपका उत्तर है और इधर आपका दक्षिण है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, इनको हम कहते हैं उत्तरी, और इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, और भारत कहाँ पे आता है? अगर हम इस तरीके से कर दें, इधर आपका पश्चिम हो गया, इधर आपका पूर्व हो गया, तो भारत इधर आता है, पूर्वी देशांतर में आता है। ठीक है, तो ये आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब बात करते हैं भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश जो है, उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तराखंड का। ठीक है, तो उत्तराखंड का है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये ग्लोब है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा भारत आ गया। ठीक है, चलो शॉर्ट में कर लेते हैं इसको, सीधा इसको उत्तराखंड मान लीजिए। ठीक है, ड्राइंग मेरी नहीं है इसलिए मैंने सीधा गोला ही बना दिया, ये उत्तराखंड है। मैंने कहा ये अक्षांश रेखा जाएगी, तो यहाँ से आपका 28 डिग्री 43 मिनट शुरू होता है और यहाँ पे 31 डिग्री 27 मिनट खत्म होता है। इस बीच में आपका उत्तराखंड फैला हुआ है। ठीक है, विस्तार कितना है? दोनों को माइनस करेंगे, 2 डिग्री 44 मिनट। इसी प्रकार पूर्वी देशांतर की बात करें तो जो लाइन आपकी ऊपर से आएगी, ये आपकी ऊपर से आई पूर्वी देशांतर, यहाँ से शुरू हुआ, ये आपका 77 डिग्री 34 मिनट है और यहाँ पे खत्म हुआ 81 डिग्री 02 मिनट है। तो ये उत्तराखंड का आपका उत्तरी अक्षांश है और ये उत्तराखंड का पूर्वी देशांतर है। तो दोनों आपको नंबर्स याद रखने हैं, दोनों का अंतर भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, देशांतर या विस्तार की बात करें तो ये उत्तराखंड का 3 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है उत्तराखंड की सीमाएं, इनके बारे में बात करते हैं। सीमाओं को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न बनते रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वाले जिले कितने हैं, सीधा नंबर को पूछेगा। तो जितने जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं कितने हैं? ये हैं आपके 5 जिले। उत्तराखंड के 5 जिले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से वो 5 जिले हैं? तो एक है आपका उत्तरकाशी, एक है चमोली, एक है पिथौरागढ़, इसके अलावा उधम सिंह नगर और फिर आपका चंपावत। तो ये 5 जिले आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर प्रश्न बने सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है इन 5 में, तो यह है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ आपके नेपाल से भी लगता है, पिथौरागढ़ आपके चीन से भी लगता है। ठीक है, तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जिले। कौन किस जिले, कौन किस देश से लगता है उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको नंबर याद करना है। ठीक है, राज्यों से लगने वाले जिलों की अगर मैं बात करूं तो कितने राज्यों से लगता है उत्तराखंड? उत्तराखंड 2 राज्यों से लगता है। कौन कौन से? एक है आपका हिमाचल प्रदेश और एक है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन दोनों से लगता है। लेकिन कितने जिले लगते हैं उत्तराखंड के? तो उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जो राज्यों से लगते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये 6 जिले उत्तराखंड के अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, सबसे लंबी सीमा यूपी के साथ कौन साझा करता है? तो आप जानते हैं उधम सिंह नगर करता है। ठीक है, यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जनपद साझा करता है? तो यह है आपका उधम सिंह नगर। अब हमने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रेखा देख ली, राज्यों के साथ लगी हुई रेखा देख ली। अब बात करते हैं आंतरिक जिलों के बारे में, यानी कि वे जिले जो ना तो किसी दूसरे देश के साथ लगते हैं और ना ही किसी दूसरे राज्य के साथ लगते हैं। तो इन जिलों की संख्या है 4 और ये भी पेपर में पूछा गया है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, रुद्रप्रयाग गढ़वाल में है, टिहरी गढ़वाल, ये दोनों आपके 2 गढ़वाल के हैं जो कि आंतरिक जिले हैं, और 2 जिले आपके कुमाऊं के हैं, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो आपको पूछेगा आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या 4 है, रुद्रप्रयाग, गढ़वाल, ये आपके गढ़वाल मंडल से और ये 2 आपके कुमाऊं मंडल से। ठीक है, अब बात करते हैं गढ़वाल के जिले जो कुमाऊं के साथ लगते हैं। ठीक है, गढ़वाल के कितने जिले ऐसे हैं जो कुमाऊं के साथ टच करते हैं? तो ये हैं आपके केवल 2 जिले। देखिए, पौड़ी गढ़वाल के जो हमारा गढ़वाल मंडल है, इसके केवल 2 जिले हैं जो कुमाऊं के साथ सीमा साझा करते हैं। एक है आपका चमोली और एक है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो गढ़वाल के सिर्फ 2 हैं, लेकिन पेपर में आपको पूछा गया था कुमाऊं के कितने जिले जो गढ़वाल को टच करते हैं? तो गढ़वाल से तो 2 ही हैं, लेकिन कुमाऊं से आपके 4 जिले हैं जो गढ़वाल मंडल को टच करते हैं। कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। तो कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से टच करते हैं और गढ़वाल मंडल के 2 जिले कुमाऊं मंडल से टच करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि ये जो वाला पॉइंट है ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगली बार आपको पूछ सकता है कौन सा जिला करता है।
सर्वाधिक जिलों से लगने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में आप जानते हैं 13 जिले हैं, और कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल आपके 7 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से जनपद हैं जिनके साथ पौड़ी अपनी सीमा बनाता है? तो याद करना काफ़ी आसान है, आपको केवल कुमाऊं के याद करने हैं। कुमाऊं से अल्मोड़ा और नैनीताल, ये दोनों टच करते हैं पौड़ी गढ़वाल को। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के आपके 5 जिले हैं, पांचों के पांचों आपके गढ़वाल के हैं। केवल गढ़वाल से उत्तरकाशी, सिर्फ उत्तरकाशी है जो पौड़ी को टच नहीं करता। इसके अलावा सभी जिले जो गढ़वाल मंडल में आते हैं वो सभी के सभी पौड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं, चाहे वो आपका रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो आपका चमोली हो, नई टिहरी हो, हरिद्वार हो, और या फिर देहरादून हो। तो उत्तरकाशी को छोड़कर अन्य सभी जिले गढ़वाल मंडल के पौड़ी से सीमा साझा करते हैं, और कुमाऊं से आपके केवल 2 हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। कितने जिलों से लगा है पौड़ी? तो ये आपके 7 जनपदों से लगा है, जो कि है मैक्सिमम। अब बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरी सीमा किसके साथ लगी है? तो उत्तराखंड की जो उत्तरी सीमा है ये एक इंटरनेशनल सीमा है, जो कि किसके साथ लगी है? चीन के साथ लगी है। चीन के साथ लगने वाले जिलों की बात करें तो राज्य के 3 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? आपको पता है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ये उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं, और ये तीनों के तीनों आपके चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और चीन उत्तराखंड के उत्तरी सीमा पर स्थित है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से जनपद लगते हैं? तो उत्तरकाशी और देहरादून, ये 2 जनपद आपके हिमाचल प्रदेश से लगते हैं। ठीक है, चीन के साथ हमने देखा और हिमाचल के साथ हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद हम दक्षिण की बात करते हैं, तो दक्षिण में आपके उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 5 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, ये आप आसानी से बता देंगे। इसके अलावा आपका उधम सिंह नगर, जो कि सबसे बड़ी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, और एक है आपका नैनीताल। ठीक है, कई बार प्रश्न बनता है, एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनाता है। जो आप ये टेबल देख रहे हो, जो मैंने बार बार जनपदों को लिखा है, यहीं से प्रश्न बनता है। आपको सीधा पूछेगा कौन सा जनपद सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे पिथौरागढ़। ठीक है, वो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। प्रश्न बनेगा कौन सा ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो राज्य कितने लगते हैं उत्तराखंड से? उत्तराखंड से लगते हैं 2 राज्य, और दोनों के साथ सीमा साझा करता है हमारा देहरादून। देहरादून आपका हिमाचल से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। ठीक है, नेपाल की बात करें तो पूर्व में स्थित है नेपाल, और नेपाल से लगे हुए जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, ये 3 जिले आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा उत्तराखंड की जो राजनीतिक सीमाएं हैं, यानी कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या था, पश्चिम में हिमाचल था। इसी प्रकार अगर हम उत्तराखंड के प्राकृतिक सीमाओं की बात करें, जैसे नेपाल है, ये उत्तराखंड के पूर्व में है, तो नेपाल और भारत की सीमा कौन बनाती है? तो ये बनाती है काली नदी। ठीक है, इसी प्रकार आपका दक्षिण में क्या है? दक्षिण साइड आपका तराई क्षेत्र आ जाता है, तो जो है यहाँ पे यूपी और उत्तराखंड में आपके बीच में कौन सा क्षेत्र आ जाता है? तराई क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पश्चिम की, तो पश्चिम में आपका देहरादून है। ठीक है, और देहरादून में कौन सीमा बनाता है इधर को? पश्चिम की साइड हिमाचल प्रदेश है आपका। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा बनाती है वो बनाती है टोंस नदी। ठीक है, उत्तर में आपका चीन या तिब्बत है, और चीन तिब्बत के साथ सीमा बनाता है आपका वृहद हिमालय। तो ये आपकी प्राकृतिक सीमा है जो अभी मैंने बताई, और जो हमने अभी डिस्कस करा पूरा, ये आपकी राजनीतिक सीमाएं हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ जिलों के बारे में। पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी है, इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उत्तर में ही उत्तर है। पूर्व की बात करें तो पिथौरागढ़ है सबसे पूर्वी जिला, और सबसे पश्चिमी जिला आपका देहरादून है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको उत्तराखंड की सीमाओं को लेकर जल्दी यहाँ पे जो क्लियर है वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया होगा। वीडियो के एंड में इसको क्विक रिवीजन भी करेंगे, जो हमने इस पूरी वीडियो में पढ़ा फटाफट से इसको मैं क्विक रिवाइज भी आपको कराऊंगा, ताकि आपको पूरा जो कंक्लूजन है वो आपको यहाँ से मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको यहाँ से निकल सके। तो वीडियो के एंड में क्विक रिवीजन भी करेंगे, अभी आप साथ साथ में इसको रिवाइज करते हुए चलिए। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अब हम पढ़ेंगे हमारा जो आज का चौथा टॉपिक है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। देखिए, उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आपका गंगा का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम गंगा के मैदानी क्षेत्र को बात करेंगे। और आपको इसको याद कैसे करना है, आपको पूछेगा ना कि भाबर के दक्षिण में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, इस प्रकार से कौन सा क्षेत्र है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। उत्तर का मैदानी क्षेत्र। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नीचे से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले आपका आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। यहां से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, हरिद्वार का अधिकांश भाग इसी के अंतर्गत आता है। प्रश्न पेपर में बन चुका है कि किस जनपद का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है, वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो ये क्षेत्र है यहाँ पे बाढ़ के द्वारा काफ़ी सारी मिट्टी लाई जाती है। तो बाढ़ वाले क्षेत्र, जो जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है, उस क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो आपको पूछेगा गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो बाढ़ वाले इलाके हैं उस क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उस क्षेत्र की मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, और जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ उतनी नहीं आती है, उस क्षेत्र की मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद करना है, बाढ़ वाले क्षेत्रों की मिट्टी खादर और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों की मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। ठीक है, यह जो क्षेत्र है यह आपका अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी है और एक अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है आपका जो ये मैदानी इलाका है। ठीक है, तो ये हमने गंगा का मैदानी क्षेत्र पढ़ा। इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपके यहाँ से नहीं बनने वाले, आपको सीधा यही पूछेगा कौन से जनपद का आता है, कैसी यहाँ की मिट्टी है, कौन सी मिट्टी को क्या कहते हैं। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे, हमने यहाँ पे इनको देखा। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, इनको याद कैसे करना है, आपको क्रम याद कैसे करना है। गंगा आपने पढ़ लिया, गंगा के बाद आपको उत्तर में जाना है, आपका आएगा तराई। तराई के बाद आपको हर बार उत्तर में ही जाते हुए देखना है, आपको बस क्रम याद रखना है कि गंगा के बाद क्या आएगा। आपको ये याद नहीं करना कि गंगा के किस साइड में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, ये आपको याद नहीं करना। आपको केवल क्रम याद करना है कि गंगा के बाद तराई आएगा, तराई के बाद भाबर आएगा, भाबर के बाद शिवालिक आएगा, शिवालिक और उस शिवालिक के बाद आएगा मध्य हिमालय, और इन दोनों के बीच में आएंगी दून घाटियाँ। ठीक है, मध्य हिमालय के बाद आएगा वृहत और फिर आएगा ट्रांस। आपको केवल क्रम याद करना है, दिशा याद नहीं करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि गंगा के मैदान के उत्तर में आपका तराई क्षेत्र है, दिशा आपको नहीं याद करनी, आपको केवल क्रम याद करना है। ठीक है, दिशा कैसे याद होगी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो तराई क्षेत्र आता है गंगा के बाद। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए, पौड़ी और नैनीताल का जो दक्षिणी इलाका है और उधम सिंह नगर का जो अधिकांश इलाका है वो आपके तराई क्षेत्र में आता है। ठीक है, तराई क्षेत्र की चौड़ाई की बात करते हैं तो 20 से 30 किलोमीटर ये कुल आपके तराई क्षेत्र की चौड़ाई है। इस क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी मिट्टी से हुआ है, अवसादों से हुआ है, पतले पतले कणों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ की भूमि कैसी है, तो तराई क्षेत्र की भूमि आपकी दलदली प्रकार की है। ठीक है, दलदली है यानी कि यहाँ पे जो नमी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तराई से भी आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे की भूमि की हमेशा तराई हुई रहती है। तो यहाँ पे दलदली भूमि है, पानी यानी कि ज़मीन के बिल्कुल सतह के साथ चिपका रहता है, और इसीलिए जैसे ही आप ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा भी जोर लगाते हो तो यहाँ से आपके कुएं निकल आते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं आपके कहाँ निकलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके तराई क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके तराई से पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, जल्दी से इनको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले गंगा के उत्तरी का क्षेत्र है ये, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर इनके कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्षेत्र की चौड़ाई इतनी पूछी नहीं जाती है। 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, वो हैं आपके ये, किस क्षेत्र की भूमि दलदली होती है, तराई क्षेत्र। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ये है आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद तराई के बाद क्या आएगा, तराई के बाद आता है भाबर क्षेत्र। तो भाबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, भाबर क्षेत्र की बात करें तो तराई के उत्तर में है। हमने नीचे से शुरू करा, अब आपने ये वाला डायग्राम बनाया होगा रीजनिंग के अंदर। इधर क्या होता है आपका, इधर नॉर्थ होता है, इधर आपका साउथ होता है। हमने नीचे से शुरू किया तो हमको हर बार उत्तर को ही देखना है। ठीक है, ऊपर से शुरू करेंगे तो आपको दक्षिण देखना है। जैसे ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या है, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय के दक्षिण में क्या है, मध्य हिमालय। ठीक है, इस प्रकार से हम नीचे से शुरू कर रहे हैं तो हमको केवल उत्तर देखना है। गंगा के उत्तर में तराई क्षेत्र, तराई के उत्तर में भाबर क्षेत्र, फिर भाबर के उत्तर में क्या होगा, शिवालिक होगा। ठीक है, चलिए इसको और क्लियर करेंगे वीडियो के एंड में जब हम सारे क्षेत्रों के बारे में पढ़ लेंगे।
भाबर से आपके क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो देखिए चौड़ाई आपको याद रख सकते हैं, उतना पूछा नहीं जाता, 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है। किस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ जैसी होती है, पत्थर मोटे बालू से बनी होती है, किस क्षेत्र की भूमि, तो ये होती है आपके भाबर क्षेत्र की भूमि। ठीक है, यह भूमि जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, यानी कि देखिए ये जो क्षेत्र है भाबर क्षेत्र, आपके मिट्टी कंकड़ पत्थर है, ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर है यहाँ पे, तो खेती यहाँ पे कैसी होगी, कृषि के लिए यह क्षेत्र अनुपयुक्त है, प्रॉपर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि बिल्कुल भी नहीं की जाती, बहुत कम मात्रा में। तो ये आपका भाबर क्षेत्र है। भाबर से केवल यही प्रश्न बनेगा, एक तो इसकी लोकेशन, तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे याद करना है, नीचे से आए तो केवल उत्तर देखना है। आपको पता है भाबर से पहले क्या आता है, तराई, तो तराई के उत्तर में, इसी प्रकार। ठीक है, कृषि के लिए अनुपयुक्त यहाँ की मिट्टी है। अब हम बात करेंगे शिवालिक की। शिवालिक कहाँ आएगा, शिवालिक भाबर के उत्तर में आएगा। यहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं शिवालिक से लेकर। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र से लेकर। सबसे पहला पॉइंट, हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो हिमालय का सबसे नवीन भाग, सबसे नया भाग है आपका शिवालिक क्षेत्र। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी भी कौन है, शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, हिमालय, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का सबसे बाहरी ये भाग है। इसे हिमालय का पाद भी कहा जाता है, यानी कि जैसे आपका ये पूरा हिमालय खड़ा है, तो जैसे हिमालय का मैदान शुरू होता है वहीं पे आपका शिवालिक है, तो हिमालय के पाद में ये स्थित है, हिमालय के बिल्कुल नीचे नीचाई में ये स्थित है, तो इसे हिमालय का पाद भी कहते हैं। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 10 से 20 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। फैलाव की बात करें तो शिवालिक क्षेत्र का फैलाव उत्तराखंड में 7 जनपदों में देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से है आपका, इस क्षेत्र में जीवाश्म देखने को मिलते हैं और यहाँ भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो आपकी जो घाटियाँ हैं, गहरी घाटियाँ, वो आपकी कहाँ पाई जाती हैं, वो भी आपके शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है और शिवालिक में ही आपके सर्वाधिक पर्यटक भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो आपका फिर हिमालय शुरू हो जाएगा ना, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो घूमने लायक फिरने लायक जगह कहाँ पर हैं आपकी, ये शिवालिक हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, तो शिवालिक के बारे में हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको दोबारा से अभी रिवाइज करेंगे। देखिए, इसके अन्य नाम आपको याद करने हैं, बाह्य हिमालय, हिमालय का पाद, इसके अलावा हिमालय का सबसे नवीन भाग है और इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। यहाँ की जलवायु आपकी गर्म और आर्द्र है और यहाँ से आपके जीवाश्म मिलते हैं। पूछा जाता है हिमालय के किस क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं, तो ये आपके शिवालिक क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र में लकड़ी संबंधी उद्योग का भी अच्छा खासा विकास है। ठीक है, और खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि शिवालिक में आपकी वनस्पतियां भी मिलती हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं और खनिज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ पे शिवालिक से देखे। अब बात करेंगे, देखिए शिवालिक के बाद आपका मध्य हिमालय आता है, लेकिन शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ चौरस घाटियां आती हैं, उन घाटियों को ही हम दून या द्वार कहते हैं, तो उनके बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए देखते हैं। दून या द्वार क्षेत्रों की बात करें तो देखिए शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो आपकी चौरस और क्षैतिज घाटियां हैं, इन्हीं को हम दून या द्वार कहते हैं। पश्चिम में इनको दून कहते हैं, जैसे आपका एक देहरादून है। पूर्व में इनको द्वार कहते हैं, जैसे आपका कोटद्वार है, हरिद्वार है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक और मध्य हिमालयों के बीच में पाई जाती हैं आपकी चौरस घाटियाँ, जिनको हम दून और द्वार कहते हैं। इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, जो दून होता है आपका, तो ये आपका 24 से लगभग 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, इन घाटियों की चौड़ाई। ऊंचाई की बात करें तो 350 से 750 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख दून हैं जो आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा दून आपका कहाँ पर है। जैसे कोठारी दून और चौखम दून, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित हैं। सीधे प्रश्न बनते हैं, जो आपका कोठारी दून है ये कहाँ है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। चौखम दून कहाँ है, तो ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल में है। इसके अलावा पतली दून और कोटा दून, ये आपके नैनीताल में स्थित हैं। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है उत्तराखंड में, तो सबसे प्रसिद्ध दून है आपका देहरादून। ठीक है, लेकिन आपको इन चारों के नाम याद करने हैं। इन चारों के अलावा एक और है हर का दून। ठीक है, हर की दून घाटी, तो हर की दून घाटी कहाँ है, ये आपके उत्तरकाशी में है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि इस घाटी में धान की अच्छी खेती होती है। जो ये दून घाटी है, द्वार घाटी है, इस क्षेत्र में धान की अच्छी कृषि की जाती है। यहाँ पर रहने लायक जो जलवायु है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसीलिए यहाँ पे जो अधिक जन घनत्व है यानी कि कम क्षेत्रफल में यहाँ पे अधिक लोग रहते हैं और यहीं पर गहन कृषि भी की जाती है। तो कृषि के लिए भी अच्छी जगह है, रहने के लिए अच्छी जगह है दून क्षेत्र, और इसीलिए यहाँ पे अधिक जन घनत्व है और कृषि भी यहाँ पे गहन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लेके प्रश्न बनता है आपका कि किस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, वो है आपका दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो देखिए ये घाटियाँ हैं और यहाँ पे आपके भूस्खलन की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे जो हमारा अगला है मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं और ये शिवालिक के उत्तर में है। जैसे मैंने आपको कहा, आपको केवल क्रम याद करना है, गंगा, गंगा के बाद तराई, तराई के उत्तर में भाबर, भाबर के उत्तर में शिवालिक, शिवालिक के उत्तर में मध्य हिमालय। ठीक है, और मध्य हिमालय के उत्तर में बृहत हिमालय और उसके बाद ट्रांस हिमालय। केवल क्रम याद करना है, सबके साथ आपको उत्तर दिशा जोड़नी है। लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं और यह आपके 9 जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, लघु हिमालय कितने जनपदों में फैला है, ये आपके 9 जनपदों में देखने को मिलता है। चौड़ाई की बात करें तो 70 से 100 किलोमीटर के करीब इसकी कुल चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो 1200 से लेकर 4500 मीटर तक की जो ऊंचाई है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि वहाँ तक ऊंचाई आपका मध्य हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी फिर आपका बृहत हिमालय आएगा और फिर आपका ट्रांस हिमालय आएगा। ठीक है, अन्य नामों की बात करें तो इसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, हिमाचल यानी कि हिम का अचल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने यहाँ पे देखे, किसको लेकर, हमारे लघु हिमालय मध्य हिमालय को लेकर। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए इस क्षेत्र में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में आपके जीवाश्म देखने को नहीं मिलते। वलित और कायांतरित चट्टानों से ये बना हुआ है ये पूरा जो क्षेत्र है आपका। यहाँ पे दक्षिण की ओर तेज ढाल है, जो लघु हिमालय है दक्षिण की ओर जब नीचे उतरता है, क्योंकि दक्षिण की ओर ही आपका कौन सा है, इसके मध्य हिमालय के आपका दून क्षेत्र और आपका शिवालिक पड़ता है। ठीक है, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर इसमें तेज ढाले हैं, उत्तर की ओर मंद है, क्योंकि उत्तर की ओर अगर हम जाएंगे तो उत्तर की ओर आपका अब इसके ऊपर और ऊंचाई आएगी, वृहत हिमालय, इसके बाद आपका ट्रांस हिमालय आएगा। तो उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई में थोड़ी सी ढलान कम है, दक्षिण की ओर ये काफ़ी तेज है। ठीक है, अनेक नदियाँ, ताल, बुग्याल सब आपके इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में, लघु हिमालय क्षेत्र में आपके अनेक प्रकार की जो नदियां हैं, ज़्यादातर नदियां जो आपके प्रमुख ताल हैं, प्रमुख बुग्याल हैं, वो सब आपके लघु हिमालय मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। बुग्यालों को पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी आपको पेपर में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन हैं, को आपको सीधा प्रश्न बनेगा इनमें से किस क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं, तो ये आपके मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बुग्याल भी मिलते हैं, इन बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, कुल्लू में इनको थच कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका लघु हिमालय का, वो ये है कि इस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है। हमने बात करी ना कि जैसे आपका मान लीजिए ये बृहत हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय है और ये इसके दक्षिणी ढाल है। दक्षिण की साइड कैसी है, ढाल काफ़ी तेज़ है, क्योंकि इधर ही आपका शिवालिक है, इधर ही आपकी दून घाटियाँ हैं, तो यहाँ पर आपकी सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो ये आपके मध्य हिमालय में की जाती है। अब चलेंगे अगली जगह। अगला जो आपका क्षेत्र है वो है आपका वृहत हिमालय। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, जो अभी हमने ऊपर मध्य हिमालय पढ़ा, इसी मध्य हिमालय के अंतर्गत आपकी जो दूधातोली श्रृंखला है, जिसे हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, वो आपका मध्य हिमालय में ही आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो आपकी दूधातोली श्रृंखला है, ये आपके चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी इन जनपदों में फैला है, यानी कि जो आपका लघु हिमालय है उसके 3 जनपद तो आपको पता चल गए। तो जो कॉमन जनपद हैं, जो ज़्यादा ऐसे हैं कि सीधा नज़र में आते हैं, वही आपको पूछे जाते हैं। बाकी जो हमने ऊपर बात करी कि 9 जनपदों में फैला है, कौन कौन से जनपद हैं वो अभी इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, आप हाइट के अकॉर्डिंग उनको देख सकते हो, लेकिन 3 जनपद आपके क्लियर हैं, क्योंकि दूधातोली श्रृंखला इसी में आती है। चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी ये आपके इसी में आते हैं। ठीक है, बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछता कि कौन कौन से जनपद आते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे वृहत हिमालय के बारे में। वृहत हिमालय, इसका हम उच्च हिमालय भी कहते हैं, और यह हिमालय आपके लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के, लघु हिमालय के उत्तर में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको केवल उत्तर उत्तर करते जाना है, क्रम आपको याद होना चाहिए। तो लघु हिमालय के उत्तर में स्थित है आपका वृहत हिमालय। इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसे हम महा हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी नाम किसके हैं? ये आपके वृहत हिमालय के हैं या उच्च हिमालय के हैं। आंतरिक हिमालय, महा हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, ये सब इसी के नाम हैं। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री के नाम से जाना गया है। आपको पूछेगा निम्न में से किस हिमालय को प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री के नाम से जाना गया है, तो यह है आपका वृहत हिमालय। इसकी चौड़ाई की मैं बात करूं तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर के करीब इसकी कुल चौड़ाई है। ठीक है, और अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 4500 से लेके 78-17 मीटर तक, यानी कि जो उत्तराखंड की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, 4500 के ऊपर जितनी भी प्रमुख चोटियां हैं, चाहे वो आपका कोई भी हो, चाहे वो आपका माणा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब आपके कहाँ आते हैं? वृहत हिमालय में आते हैं। 78-17 क्यों लिया? क्योंकि उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 78-17 मीटर, ये आपके वृहत हिमालय में आती है। तो 4500 के ऊपर कोई भी आपकी चोटी पूछी गई हो, चाहे वो पंचाचूली पर्वत हो या वो अदर कोई भी पर्वत हो, वो सब आपके अगर 4500 के ऊपर है तो वो कहाँ आएगा? उच्च हिमालय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इसका फैलाव आपके 6 जिलों में स्थित है, और अधिकतम जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उत्तराखंड की, वो सभी के सभी आपकी कहाँ आती हैं? वो आपके वृहत हिमालय में आती हैं। ठीक है, अब बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ हो गया, चौखंबा शिखर हो गया, त्रिशूल शिखर हो गया, इन सब की ऊंचाई 7000 मीटर के ऊपर है। ये सब के सब कहाँ हैं? वृहत हिमालय में आए हैं। ठीक है, पंचाचूली की मैंने बात करी तो 6904 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। 6904 मीटर जो है ये आपकी पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है, जो कि पिथौरागढ़ में है। तो ये भी आपका वृहत हिमालय में आता है। ठीक है, अब बात करेंगे आखिरी जो क्षेत्र है आपका ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये, इसको हम महा हिमालय के ऊपर में ये स्थित है। ठीक है, यानी कि उसके उत्तर में है। इसी क्षेत्र को हम टिबियान क्षेत्र या तिब्बतियन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 20 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। ऊंचाई की बात करें तो 2500 साढ़े 3000 के ऊपर ये इसकी ऊंचाई स्थित है। ठीक है, यहाँ की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। आपको प्रश्न बनेगा किस श्रेणी की, किस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी कहते हैं? तो तिब्बतियन क्षेत्र जो है वहाँ की कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऊपर हमने बात करी वृहत हिमालय की। वृहत हिमालय में आपके पर्वत तो है ही, इसके अलावा जो आपके प्रमुख दर्रे हैं वो भी आपके वृहत हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके ये पूरा जो टॉपिक थे, चारों टॉपिक हमने इनको कवर करा। एक पॉइंट आपका यहाँ पे रह गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको उसको नोट करना है, उसको याद करना है। ठीक है, देखिए हमने बात करी कि शिवालिक और मध्य हिमालय, ठीक है, ये दोनों आपस में है। शिवालिक आता है ना, शिवालिक के बाद आपका मध्य हिमालय आता है। इन दोनों के तो बीच में पाई जाती है ना दून घाटियाँ, चौरस घाटियाँ, उनको छोड़िए अभी। यह है आपका शिवालिक, यह है आपका मध्य हिमालय। तो इन दोनों के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, यह प्रश्न बनता है। ठीक है, तो शिवालिक और जो आपका लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, इनके बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट रेखा, यानी कि MBF रेखा जिसको कहते हैं हम, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये रेखा आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यह है आपका मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद आपका आता है वृहत हिमालय। इन दोनों को कौन अलग करता है? तो मध्य हिमालय और वृहत हिमालय, इन दोनों को अलग करती है आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि जिसको हम MCT कहते हैं। ठीक है, तो MCT आपकी मध्य और वृहत के मध्य में है, और जो आपकी MBF है ये आपका शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज की हमारी वीडियो थी, जहां पे हमने 4 महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको यहां पे कवर करा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में पढ़ा क्या। ठीक है, तो आपको जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले हमने उत्तराखंड का क्षेत्रफल देखा। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। भारत के संदर्भ में 1.69% है। क्रम ये 19वें नंबर पे आता है। उत्तराखंड का 86% हिस्सा ये मैदानी है और पर्वतीय है, और मैदानी हिस्सा यहाँ पे लगभग 14% है।
60% हिस्सा आपके गढ़वाल में आता है, 40% हिस्सा आपके कुमाऊं में आता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हमने पढ़ा कि वो पौड़ी चमोली है, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा जिला आपका चंपावत है, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर हमने उत्तराखंड के साइज के बारे में बात करी। उत्तराखंड का आकार जो है ये आयताकार है, पूर्व से पश्चिम तक 358 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक जो है ये आपका 320 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमने आगे क्या बात करी, हमने बात करी उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में। मैंने आपको अक्षांश के बारे में बताया, देशांतर के बारे में बताया। अक्षांश कितना है, उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तराखंड का अक्षांश या विस्तार है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में फैला है। विस्तार की बात करें तो 2 डिग्री 44 मिनट का है। इसी प्रकार हमने पूर्वी देशांतर देखा, ये आपके 77 डिग्री से लेकर 34 मिनट तक, 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक है। ठीक है, 77 से लेकर 81 तक है। देशांतरीय की बात करें तो यह आपका 3 डिग्री और 28 मिनट में इसका विस्तार है। ठीक है, फिर हमने उत्तराखंड की सीमाओं को लेकर बात करी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको हुआ हो। अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या की बात करी तो 5 आपके जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनके नाम हमने देखे, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और चंपावत। फिर हमने देखा कितने जिले हैं जो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले 6 थे, देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर। फिर हमने आंतरिक जिलों के बारे में बात करी जिनकी संख्या 4 है। फिर हमने बात करी गढ़वाल से कितने जिले लगते हैं कुमाऊं के, तो 2 जिले लगते हैं गढ़वाल से जो कुमाऊं के साथ साझा करते हैं अपनी बॉर्डर को। फिर हमने कुमाऊं की बात करी, कुमाऊं के कितने जिले लगते हैं, तो कुमाऊं के 4 जिले लगते हैं। फिर हमने बात करी कि सर्वाधिक जिलों से लगने वाला जनपद कौन सा है, तो हमारा पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। यह कुमाऊं के 2 जनपद अल्मोड़ा और नैनीताल के साथ सीमा साझा करता है, और गढ़वाल मंडल के केवल उत्तरकाशी को छोड़कर ये सभी के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। फिर हमने उत्तर की बात करी, उत्तर में भारत के चीन स्थित है। चीन के साथ कौन कौन सी सीमाएँ लगी हैं, तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 सबसे बड़े जिले। फिर हमने उत्तर पश्चिम की बात करी, या पश्चिम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहां से आपके लगे हैं कौन कौन से, उत्तरकाशी और देहरादून आपका लगा है। दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश है जो कि आपके 5 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है, और पूर्व में आपका नेपाल है। ठीक है, उनके साथ लगे हमने जनपदों के नाम देखे। इसके बाद हमने देखा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, उधमसिंह नगर है। सबसे उत्तर में उत्तर है। इसके अलावा पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है। सबसे पश्चिमी जिला ये आपका देहरादून है। फिर हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को पढ़ा कि भौगोलिक विभाजन उत्तराखंड का 8 भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तराखंड को बांटा गया है। मैंने आपको कहा आपको केवल क्रम याद करना है कि गंगा, गंगा के बाद तराई, तराई के उत्तर में भाबर, भाबर के उत्तर में शिवालिक, शिवालिक के उत्तर में मध्य हिमालय। ठीक है, और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में आपकी क्या पाई जाएंगी, चौरस घाटियां जिनको हम दून या द्वार कहते हैं। और शिवालिक और मध्य के ही बीच में आपकी कौन सी रेखा पाई जाती है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी कि MBF यहाँ पे पाई जाती है। फिर मध्य हिमालय के उत्तर में वृहत हिमालय, मध्य और वृहत दोनों को अलग करता है आपकी MCT। और फिर हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों से मैंने आपको बोला कि केवल यही 2-3 प्रश्न हैं आपके जो बनेंगे। एक तो किस जनपद में फैला है, हरिद्वार में। जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उसकी मिट्टी को खादर, गैर बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को बांगर। ठीक है, ये आपके यहाँ से। उसके बाद हमने तराई की बात करी, तराई से आपके 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। पहला, क्षेत्र का निर्माण महीन कणों से हुआ है, भूमि यहाँ की दलदली है, और यहाँ पे आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने भाबर की बात करी, भाबर से आपके केवल 2 प्रश्न बनते हैं। पहला कि यहाँ की भूमि जो है उबड़ खाबड़ है, कंकड़ पत्थर मिट्टी से बनी है, और दूसरा पॉइंट कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ये 2 पॉइंट आपके यहाँ से बनेंगे। फिर हमने शिवालिक की बात करी, यहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हिमालय का सबसे नया भाग कौन है, वो है आपका शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो है आपकी शिवालिक। शिवालिक को हिमालय का पाद या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसका फैलाव कितने जनपदों में है, 7 जनपदों में है। यहाँ से हमें जीवाश्म मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी क्षेत्र में आते हैं। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने थे। उसके बाद आपकी दून और द्वार के बारे में हमने बात करी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि शिवालिक और मध्य के बीच में स्थित है। ये पॉइंट ध्यान रखना, किसके मध्य में है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। और जो अगला पॉइंट यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि कौन सा दून आपका कहाँ पर स्थित है। कोठारी चोखम दून ये पौड़ी में है,
पातली दून, कोटा दून नैनीताल में है, प्रसिद्ध दून देहरादून में है। इसी प्रकार हमने इनको पढ़ा। फिर हमने लघु हिमालय के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। और इसी प्रकार फिर हमने वृहत हिमालय को पढ़ा और फिर हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ पे रिवीजन भी हुआ होगा। पहले हमने इनको डिटेल में पढ़ा, फिर हमने क्विक फायर में करा कि जल्दी से हम देख लेते हैं हमने करा क्या है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसलिए जल्दी से हमने दोबारा उसको रिकॉल करा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमने काफ़ी समय बाद इस तरीके से वीडियो को मैंने बनाने का कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सलाह है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप अगर चाहते हैं कि सीरीज़ को आगे ऐसे कंटिन्यू किया जाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।